प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं श्वेता हूँ और आज हमारे पास ऐसी महत्वपूर्ण खबर है जो कई अनिवासी भारतीयों और यूके में नए प्रवासियों को प्रभावित कर सकती है। हमारी शीर्ष कहानी में ब्रिटिश कर प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन एनआरआई और हाल ही में आए लोगों के बीच चिंता बढ़ा रहे हैं। यूके सरकार 200 साल पुरानी कर सुविधा को समाप्त करने की योजना बना रही है, जिससे कई लोगों की कर देनदारियां काफी बढ़ सकती हैं। यह परिवर्तन अप्रैल 2025 में प्रभावी होने वाला है। अधिक विवरण प्रदान करने के लिए आइए इस नई कर व्यवस्था के निहितार्थों पर गहराई से विचार करें। वर्तमान में एनआरआई 15 साल तक विदेशी आय पर कर राहत का आनंद ले सकते हैं। हालांकि नए प्रस्ताव के तहत यह अवधि घटकर सिर्फ 4 साल रह जाएगी। उसके बाद व्यक्तियों पर भारत से होने वाली आय सहित उनकी विश्वव्यापी आय पर कर लगाया जाएगा। कर विशेषज्ञ परिवारों को अपने वित्त की सावधानी पूर्वक योजना बनाने की सलाह दे रहे हैं। नई कर दरों से कर रिसाव में काफी वृद्धि हो सकती है, जिससे स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों की तुलना में यूके कम आकर्षक हो जाएगा, जो अधिक अनुकूल कर व्यवस्था प्रदान करते हैं। धनी परिवारों को अपने निवेशों को पुनर्गठित करने और वैकल्पिक अधिकार क्षेत्रों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। कई लोगों की भावना यह है कि प्रवासन गंतव्य के रूप में यूके अपना आकर्षण खो सकता है। जैसा कि हम इस विकासशील कहानी पर नजर रखना जारी रखते हैं, यह स्पष्ट है कि एनआरआई और संभावित प्रवासियों को इन परिवर्तनों के मद्देनजर अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। हम बात करेंगे कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम में हुए बड़े बदलावों के बारे में, जिसने भारतीय पेशेवरों, खास तौर पर तेलुगु क्षेत्रों से जुड़े लोगों को चिंतित कर दिया है। स्प्रिंग 2025 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत अब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) द्वारा समर्थित जॉब ऑफर्स के लिए अतिरिक्त CRS कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम अंक नहीं मिलेंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए कठिनाई बढ़ा देगा जो कनाडा में स्थायी निवास (PR) के लिए आवेदन कर रहे हैं। पहले समर्थित जॉब ऑफर्स के जरिए उम्मीदवारों को 50 से 200 अतिरिक्त अंक मिलते थे, जिससे उनका PR पाने का रास्ता आसान हो जाता था। लेकिन अब इन अंकों को हटा दिया गया है, जिससे प्रतियोगिता और बढ़ जाएगी। हैदराबाद से टोरंटो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि कोठापल्ली ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे CRS स्कोर पूरा करने के लिए 300 अंकों की जरूरत थी और मैं अपने समर्थित जॉब ऑफर पर निर्भर था। लेकिन अब यह बदलाव मेरे भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रहा है। यह बदलाव उम्रदराज पेशेवरों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि CRS प्रणाली में उम्र के साथ अंक कम हो जाते हैं। 29 साल के बाद उम्र के आधार पर मिलने वाले अंक घटने लगते हैं, जिससे 30 और 40 की उम्र के लोगों के लिए PR प्राप्त करना कठिन हो सकता है। शिक्षा, भाषा दक्षता और कनाडाई वर्क एक्सपीरियंस अब अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय उम्मीदवारों को अब इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत होगी। सौरभ अरोड़ा, जो यूनिवर्सिटी लिविंग से जुड़े हैं, ने कहा, अब उम्मीदवारों को स्थानीय अनुभव और शिक्षा में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि यह बदलाव धोखाधड़ी रोकने और सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। यह नियम अस्थायी निवासियों को भी प्रभावित करेगा, जो कनाडा छोड़कर वापस लौटते हैं और अपनी अवधि बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव भारतीय पेशेवरों के लिए चुनौतियां जरूर बढ़ाएगा, लेकिन यह नियम पारदर्शिता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लाए गए हैं। पंजाब के जालंधर जिले के कांग साहिबू गांव में 3 दिन पहले अगवा किए गए 76 वर्षीय NRI मोहनिंदर सिंह की हत्या कर दी गई है। जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमल प्रीत सिंह खाख ने मंगलवार को बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है,
जिन्होंने अपराध करने की बात कबूल की है। एसएसपी खाक ने बताया कि आरोपियों ने एनआरआई को अगवा करने के कुछ घंटों बाद तेजधार हथियारों से हत्या कर दी। हत्या के पीछे की मंशा का अब तक पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को मोगा के पास एक नहर में फेंक दिया। शव को खोजने के लिए गोताखोरों की एक टीम मौके पर तैनात है। घटना शनिवार शाम की है, जब यूके में रहने वाले एनआरआई मोहनिंदर सिंह अपनी कार से कांग साहिबू गांव के बाहर गुरुद्वारे जा रहे थे। शिकायतकर्ता दलजीत सिंह, जो इस घटना के गवाह भी हैं, ने बताया कि दो युवक सड़क के पास एक कार में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोहनिंदर की कार वहां पहुंची, उन्होंने अपनी कार को उनकी गाड़ी से टकरा दिया। जब मोहनिंदर कार से बाहर आए तो आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया और अगवा कर लिया। पुलिस ने नकोदर सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या और 140 अपहरण के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि एनआरआई मोहनिंदर सिंह अकेले अपने गांव में अपने घर में रह रहे थे, क्योंकि वह हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से वापस लौटे थे। मामले की जांच गहराई से की जा रही है और पुलिस जल्द ही हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। अहमदाबाद के गोधावी इलाके में शुक्रवार रात 60 वर्षीय एनआरआई दीपक पटेल की हत्या के मामले में अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या एक जमीन के सौदे के विवाद का नतीजा है। शनिवार को सर्ण के एक गांव से इंद्रजीत वाघेला को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि दीपक पटेल और वाघेला के बीच 16 वर्षों से गहरी जान पहचान थी, जो मुख्यतः जमीन के सौदों पर आधारित थी। पटेल अक्सर पैसे उधार लिया करते थे और कई बार उन्हें चुकाने में नाकाम रहे, जाट ने कहा। जाट के अनुसार पटेल ने वाघेला से 61 लाख रुपए उधार लिए थे और वादा किया था कि वे न केवल पैसे वापस करेंगे बल्कि जमीन बेचने के बाद लाभ में भी हिस्सा देंगे। बाद में उन्होंने 40 लाख रुपए और मांगे, यह कहते हुए कि वे यह पैसा दूसरी जमीन बेचने के बाद लौटाएंगे। घटना के दिन दोनों साथ में टहलने गए थे। टहलते समय मुनाफे के बंटवारे को लेकर दोनों में बहस हो गई। गुस्से में वाघेला ने पटेल की हत्या कर दी। उसने अपराध स्वीकार कर लिया है, लेकिन हत्या में इस्तेमाल की गई कार और हथियार अभी बरामद नहीं हुए हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया। दीपक पटेल 2016 से लॉस एंजेलिस में ग्रीन कार्ड धारक के रूप में रह रहे थे। वह 2 महीने पहले अपनी पत्नी अल्पा के साथ भारत लौटे थे। हाल ही में यह दंपत्ति जजेस बंगलो इलाके में कुछ समय बिताने के बाद थलतेज के पाम बीच बंगले में शिफ्ट हुए थे। पटेल की पत्नी द्वारा बोपल पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार अमेरिका लौटने से पहले दीपक पटेल अत्यधिक तनाव में थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से लगातार फोन कॉल्स मिल रही थी, जिसके चलते वह भारत लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि यात्रा करने में डर के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को साथ चलने के लिए कहा। गुरुवार रात दीपक पटेल को आधी रात के करीब एक फोन कॉल आया, जिसके बाद वे घर से यह कहते हुए निकले कि वे 1 घंटे में वापस लौट आएंगे। जब वह न लौटे और उनकी कॉल्स व मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, तो उनकी पत्नी ने अमेरिका में उनके बच्चों को सूचित किया। बच्चों ने उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की, जिससे पता चला कि उनका शव गरोडियामणिपुर रोड पर मिला। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या में इस्तेमाल वाहन और हथियार को बरामद करने की कोशिश कर रही है। हमारी शीर्ष कहानी में कर्नाटक 2025 से 26 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गैर निवासी भारतीयों के लिए 15% कोटा प्रस्तावित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के चिकित्सा संस्थानों में
वित्त पोषण को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष से संपर्क किया है, जिसमें 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 508 अतिरिक्त MBBS सीटों के लिए मंजूरी मांगी गई है। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने और वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मंत्री पाटिल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि NRI कोटा की शुरुआत UGC दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में सफल कार्यान्वयन का उदाहरण दिया। मौजूदा फंडिंग के बावजूद कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे, संकाय की ताकत और समग्र शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रति NRI छात्र 25 लाख रुपए का वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। पाटिल ने आशा व्यक्त की कि केंद्र इस अनुरोध को स्वीकार करेगा, जिससे 2025 से 26 में NRI कोटा का मार्ग प्रशस्त होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस और अन्य महत्वपूर्ण कहानियों पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें। यदि आप हमारी NRI मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए हमें WhatsApp करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।